खबर बड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 24 में रोकने का पूरा इंतजाम किया गया, लेकिन 23 में लड़ते रहेंगे तो आखिर मोदी से कैसे जीतेंगे? सवाल ये है। मोदी को हराने की पूरी प्लानिंग थी कि 24 में मोदी दोबारा प्रधानमंत्री न बनने पाए, और इसके लिए बाकायदा एक गठबंधन मजबूत बनाया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। उसकी 2 बैठकें हो गई, एक पटना में और दूसरी बेंगलुरु में, तीसरी मुंबई में होने वाली है 31 अगस्त या 1 सितंबर को, लेकिन उससे पहले ही टूट फूट शुरू हो गई है। उससे पहले हालत यह है कि आखिर तीसरी बैठक में ये सब जो दूसरी में शामिल हुए थे, तीसरी में जा भी पाएंगे या नहीं? सवाल बड़ा बुनियादी है। ऐसे लड़ते रहेंगे तो मोदी से कैसे जीतेंगे? ये रिपोर्ट देखिए। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है, और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। जैसे ही आज शाम को ये बिल खत्म हुआ, पारित हुआ, केजरीवाल जी पलट जाएंगे, ठेंगा दिखाएंगे और कुछ नहीं होने वाला। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले ही गठबंधन टूट के कगार पर है। मुंबई बैठक में कौन पहुंचेगा और कौन नहीं, यह अभी साफ नहीं है। 2023 में गठबंधन में दरार साफ दिखने लगी है। राहुल गांधी जी ने जरूर कहा, हमें मजबूत संगठन के साथ मात्र 7 महीने बचे हैं और 7 सीटों पर हमें अपनी तैयारियों को पूरा रखना है। अलका लांबा जी की बात को और उनके दिल्ली प्रेसिडेंट की बात को कांग्रेस की सच माना जाए तो अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि दिल्ली में अलायंस नहीं करना, तो फिर इंडिया अलायंस की मीटिंग का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता। ऐसे में सवाल ये है कि मोदी को हराने के नाम पर बना गठबंधन 2024 में मोदी के सामने होगा भी या नहीं? आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे झटका लगा है आम आदमी पार्टी को। अब तक कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर जेडीयू, आरजेडी सब कोशिश में थे मोदी को हराने की। ये जो रस्सा कशी आप देख रहे हैं, अब दोनों रस्सी खींच रहे हैं, कौन किसकी तरफ कितनी खींच ले जाए। अब हो सकता है बीच से टूट भी जाए। अभी जो हालात है वो टूटने के ही हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि दिल्ली को लेकर कांग्रेस की बैठक से घमासान शुरू हुआ। दरअसल एक बैठक हुई कल, कांग्रेस की यह बैठक 3 घंटे तक चली। बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, दीपक बाबरिया मौजूद थे। बैठक के बाद कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने आकर बयान दिया। उन्होंने कहा दिल्ली की 7 सीटों पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी। अलका के बयान से इंडिया को लेकर सवाल उठे, इंडिया गठबंधन को लेकर। अरविंद केजरीवाल पटना, बेंगलुरु की बैठक में शामिल हुए थे। मुंबई में 31 अगस्त को इंडिया की अगली बैठक होनी है, जिसमें राज्यों में गठबंधन को लेकर चर्चा हो सकती है। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस का एकला चलो से कंफ्यूजन और बढ़ गया। कांग्रेस कह रही मैं तो अकेले ही चुनाव लड़ूंगी, मुझे किसी केजरीवाल की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी ने मुंबई में जो बैठक होने जा रही है 31 अगस्त या 1 सितंबर को, केजरीवाल हो सकता है उस बैठक में शामिल ना हो। फिर आप और कांग्रेस में बयानबाजी तेज हो गई। कांग्रेस का दिल्ली में अस्तित्व नहीं है, यह कहना है आम आदमी पार्टी का। अभी 2 बार मिले दोनों के नेता, अब कह रहे हैं अस्तित्व ही नहीं है इनका। 2025 में केजरीवाल चुनाव हार जाएंगे, यह अब कांग्रेस कह रही है, यानी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे 25 में। अलका लांबा और अनिल चौधरी की जमानत जब्त हो जाएगी, आम आदमी पार्टी कह रही है। भ्रष्टाचारी का साथ क्यों दें? कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित कह रहे हैं इन्हें भ्रष्टाचारी। दिल्ली की लड़ाई मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक पहुंच चुकी है। 19 अगस्त को छत्तीसगढ़ जाने वाले हैं केजरीवाल। मध्य प्रदेश में 20 अगस्त को केजरीवाल की रैली है। केजरीवाल भी कह रहे हैं अब हम मध्य प्रदेश में 230 सीटों पर लड़ेंगे कांग्रेस के साथ, यानी कोई गठबंधन नहीं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। आम आदमी पार्टी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, लेकिन ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब बढ़ चुकी है। आकर वहीं खड़े हो गए हैं और खड़े हो जाएंगे 24 तक, जहां से शुरुआत की थी। वही हाल होगा 24 जैसा, वही हाल होगा 14 जैसा, वही 19 जैसा और वही 24 में। सुनिए जरा क्या कुछ कह रही हैं अलका लांबा और बीजेपी सांसद रमेश भिदुड़ी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ अगर हमें जाना है, जो अभी इंडिया का वो समूह का है, तो
आम आदमी पार्टी के 2 बड़े नेता इस समय भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल में हैं। सबको मालूम है तीसरा शिकंजा दिल्ली के मुख्यमंत्री पर कस सकता है जिस तरह के हालात है। ऐसे में उनके साथ जाने से बहुत सवाल उठेंगे। ये जरूर चर्चा आई। ये भी चर्चा आई कि दिल्ली में सरकार आम आदमी की है और नगर निगम में भी वो है। अगर इन लोगों को लेकर कोई मुद्दा आता है तो हमें चुप रहना है, क्या करना है? तो स्वाभाविक सा जवाब था कि बिल्कुल हमें लोगों के बीच में, लोगों के साथ खड़े रहना है। सामने चाहे दिल्ली सरकार, नगर निगम या देश में कोई भी है, हमें तीनों से दिल्ली के लोगों की लड़ाई को निरंतर उनके हकों के लिए लड़ना है। उनका अपना निर्णय है, अपनी पार्टी है और इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये अवसरवादी लोग हैं, इनकी कोई विचारधारा नहीं है और ये राष्ट्र के लिए खुद सत्ता पर कैसे बना रहा जा सकता है इस मानसिकता से काम करने वाले लोग हैं। इनका ना देशवासियों से कोई सरोकार है, न देश के साथ में कोई सरोकार है। हम सत्ता पर कैसे बने हो के ऐशो आराम भोग कर सकें, उसके लिए लोग बनी हुई हैं पार्टियां। अब आपको बताते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने, जो इनके बीच की दरारें थीं अब वो खुलकर सामने आ गईं। कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी कह रहे हैं 2024 में लोकसभा चुनाव हम जीतेंगे, यानी कांग्रेस 24 में चुनाव जीतने की सोच रही है और केजरीवाल 25 में दिल्ली के सीएम भी नहीं बन पाएंगे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं ये बहुत छोटे छोटे नेता हैं, यानी अलका लांबा जैसे नेता, इनकी तो जमानत भी नहीं बचेगी। संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता कह रहे हैं आम आदमी पार्टी तो बेवकूफों की फौज है, वो पूरे दिन झूठ बोलते हैं, ब्लैकमेल करके जीते। आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ वो कह रही हैं तो इंडिया गठबंधन में जाने का फिर कोई मतलब नहीं, ये समय की बर्बादी होगी। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी नेता कह रहे हैं आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के पैरों के नीचे से कालीन खींच लिया है। घमंडिया गठबंधन की ओर से पहला रुझान है, यूपी बिहार में भी ऐसी ही देखने को मिल सकता है। सुनिए जरा इन नेताओं को कि अब बीजेपी मजे ले रही है कि ये मोदी को हराने चले थे, खुद नहीं मिल पा रहे हैं। सुनिए जरा। चुनी सरकारों के संवैधानिक अधिकारों में कटौती होगी तो कांग्रेस पार्टी उसका विरोध करेगी। ये किसी के निजी हित के लिए कोई समर्थन नहीं है और ना कांग्रेस पार्टी समर्थन करने वाली है। कांग्रेस ने दिल्ली को बनाया है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो आज मूल मंत्र मिले हैं, जो हमें मार्गदर्शन मिला लीडरशिप का, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और 2025 में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव हारेंगे। घी लेके मत घूमिए, आग में घी डालने से आग और बढ़ती है। हमें तो रोज कांग्रेस ने रोज कहा जाता कि घी डालो। इसके अंदर ये है कि कांग्रेस ने अपने जो बयान है उसका खंडन खुद कर दिया है, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। अहंकारी नेता घमंडिया गठबंधन बनाकर देश के अंदर केवल भ्रम पैदा करने का काम कर रहे हैं और ये भानुमति का कुनबा बिखरेगा ही बिखरेगा। पंजाब में भी जो कांग्रेस है, बाजवा साहब तो ऑलरेडी झंडा लेकर खड़े हैं वहां पर। पंजाब के 4 मंत्री जेल में हैं। कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो ओपी सोनी रहे वो भी जेल में हैं। तो कैसे समझौता होगा और कहाँ का समझौता होगा? अगर सिर्फ साथ में बैठकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना, फोटो खिंचवा लेना, इसको आप समझौता कहते तो नीचे कार्यकर्ता कहाँ जुड़ेगा? सच ये है कि जब चुनाव आएगा ये आमने सामने खड़े होंगे। अब देखिए मैं क्यों कह रहा हूं दिल्ली में ये फ्लॉप हो गए। दिल्ली में आखिर क्यों नहीं मिलकर लड़ पा रहे हैं? टेंशन किस बात की? इनको परेशानी इस बात की है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये दिल्ली के लोकसभा के नतीजे आपके सामने रखे हैं। दिल्ली में बीजेपी को मिली थी 7 सीटें। वोट परसेंटेज देखिए, 56.9% वोट था बीजेपी के पास। कांग्रेस को देखिए जरा, कांग्रेस के पास 22% वोट था, 22.5%, सीट थी 0। आम आदमी पार्टी के पास 0 सीट, वोट है 18.1%। इन दोनों परसेंटेज को जोड़ भी देंगे आप, तब भी ये 56.9% नहीं पहुंचेगा। इन दोनों को जोड़कर भी लगभग 40-40.5% वोट होगा, यानी बीजेपी के बराबर नहीं है। अब राहुल गांधी एंड टीम को लगता है कि वो अगर 22-22.5% सीट, 22.5% वोट है और ज्यादा सीटें केजरीवाल को दे दें तो नुकसान कांग्रेस का है। इसलिए ये जो गठबंधन है, ये गठबंधन होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इन्हें पता है कि आखिर ये दोनों में से दोनों खत्म हो जाएंगे अगर मिलकर चुनाव लड़ेंगे। सच ये है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये सिर्फ लोकसभा की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है विधानसभा की।
विधानसभा की स्थिति भी ऐसा ही है। ये सरफेस फ्लोर ग्राफिक्स है। विधानसभा में हालात क्या है ये देखिए जरा, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि 25 में केजरीवाल नहीं जीतेंगे, यानी लोकसभा का हाल और ये विधानसभा का देखिए। ये विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा। आम आदमी पार्टी को 62 सीट मिली थी, वोट परसेंटेज था 53.57, 53.53%। बीजेपी को 8 सीटें विधानसभा में मिली, वोट था 38.51%। और कांग्रेस को देखिए जरा, लगभग 4.25% वोट मिला है कांग्रेस को। अब कांग्रेस कह रही है कि केजरीवाल 25 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो फिर ये कैसे आखिर मिलकर लड़ सकते हैं। अब जरा दिल्ली के लोगों को सुनिए, दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं। ये मोदी को हराने वाला गठबंधन खुद हार गया है, सुनिए। इंडिया की अगर बात करें तो आज तक बाकी विपक्षों को इंडिया के बारे में समझ में नहीं आया था और इंडिया को लेकर काम नहीं कर पाए थे। आज तक सरकार जिन लोगों ने बनाई है उन लोगों ने केवल देश को लूटने और देश को बेचने का काम किया है, तो वो आगे चल के भी वही काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने भी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही तब भी घोटालों की ही सरकार बनी रही, देश को बेचने का काम किया है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, 50 साल 60 साल उन्होंने भी राज किया है, लेकिन उन्होंने भी कोई काम देश के हित में नहीं करके देश के खिलाफ काम किए हैं, उनको बेचने का ही काम किया है। इंडिया और हिंदुस्तान में मोदी जी का वर्चस्व उसी तरह कायम है, मोदी जी का लहर है और इंडिया मतलब इसमें ठगबंधन है। सारे मतलब जो देश को बेचने वाले लोग हैं सब एक होकर एक व्यक्ति के पीछे पड़े हैं और मोदी जी का है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इन लोगों ने जो गड़बड़ कर रखा है, हर जगह पे उन्होंने पैसा कमाया हुआ है, तो सबको दुनिया को पता है इस चीज़ का। अब मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मोदी जी दोबारा आएंगे। और गठबंधन जो ये देख रहे हैं आप, ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अभी केजरीवाल अलग चले जा रहे हैं, ममता जी अलग जा रही हैं, तो सब कहाँ हो पाएगा। ये लोग आपस में ही देखिए कि इलेक्शन से पहले ही लड़ाई हो जाएगी इन लोगों की। कहीं पर भी उनका संगठन नहीं बैठता है। विपक्ष कितना भी इकट्ठा हो जाए, कैसे भी हो जाए, वो मोदी के सामने वो कहीं भी नहीं आते हैं। मोदी आज भारत के लिए मात्र एक प्रतीक हैं। देख लिया दिल्ली में हाल क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हश्र हो चुका है, उस पर बात करेंगे। महाराष्ट्र में पहले ही टूट हो चुकी है। पहले शिंदे अलग हो चुके हैं, अब अजीत पवार अलग हो चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। अब क्या है, बीड में पोस्टर लगा है शरद पवार को लेकर, शरद पवार का फोटो लगा है, पीछे अजीत पवार आप देख रहे हैं। और इधर देखिए, ये अजीत पवार हाथ जोड़े खड़े हैं और लिखा है साहेब आशीर्वाद दो, यानी भतीजे को चाचा का आशीर्वाद मिले, ये लिखा हुआ है। अब समझिए जरा, महाराष्ट्र में भी गठबंधन में टेंशन है। महाराष्ट्र में आखिर जो हैं भी मिले भी हैं, वो भी सब टूटे फूटे। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये महाराष्ट्र का आंकड़ा आपके सामने आ गया। 2019 का लोकसभा रिजल्ट है ये। बीजेपी को 23 सीट मिली थी, 27.84% वोट था। शिवसेना यानी उद्धव जब तक टूटे नहीं थे तब तक 18 सीट, 23.5%, 23.5% वोट। एनसीपी शरद पवार, वो भी टूट चुकी है पार्टी, 4 सीट थी, 15.5% लगभग वोट। और कांग्रेस को 1 सीट, 16.41% वोट। अब देखिए शिवसेना का वोट टूट चुका है, सीट भी कम हो गई है और वोट परसेंटेज, क्योंकि शिंदे अलग हो गए। एनसीपी में वही हाल है, क्योंकि अजित पवार इधर आ चुके हैं। अब इसका सीधा असर महाराष्ट्र की 48 सीटों पर भी पड़ने वाला है। यह एक दूसरी लड़ाई होगी। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले कह चुके हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता नाना पटोले और संजय राउत। शरद पवार जी का उनका एक अलग दल है, वो दल में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है मैंने कई बार आपको स्पष्ट किया है कि वो उनका निर्णय शरद पवार जी लेंगे। जो भी कोई स्टेटमेंट आ रहा है वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, वो अलग बात हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि शरद पवार जी खुद का निर्णय लेने के लिए वो कैपेबल है। और 31 तारीख को इंडिया अलायंस की जो मीटिंग है उसमें हमारे हाईकमांड ये सब चीज़ों पे उनसे चर्चा करेंगी, क्योंकि शरद पवार जी एक बड़े नेता है और उनसे चर्चा करने के लिए हमारे हाईकमांड से उनकी चर्चा होगी। अजित पवार इतने बड़े नेता नहीं है कि जो शरद पवार सबको ऑफर दे सके। अजित पवार को पवार साहब ने बनाया है, पवार साहब को अजित पवार जी ने नहीं बनाया है। 60 साल से भी ज्यादा समय
पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स। दिल्ली की हालत देख लिया आपने, महाराष्ट्र की हालत देख ली। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं बंगाल में भी हालात इससे जुदा नहीं होंगे। बंगाल में भी मिलकर लड़ने वाले नहीं हैं ये। देखिए जरा बंगाल का हाल। बंगाल में बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट मिला था 2019 के लोकसभा में, 18 सीटें मिली थी। दीदी को, ममता बनर्जी को 43.3% वोट था और 22 सीटें थी। ज्यादा फर्क नहीं था, 22 सीटें ममता बनर्जी को, 18 सीटें बीजेपी को। कांग्रेस का हाल देखिए, 2 सीट मिली थी, लगभग 5.5% वोट था और लेफ्ट को 0 और 6.33% वोट। क्या ममता बनर्जी के पास जितनी सीटें हैं, 22 सीट, कांग्रेस से क्या वो किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में सिर्फ 5.5% वोट के लिए कांग्रेस को कितनी सीटें दे सकती हैं? सोचिए, पश्चिम बंगाल में कुल 42 सीटें हैं, 22 ममता बनर्जी ने जीत ली। कांग्रेस को क्या 5-10 सीटें भी दीदी देने को तैयार होंगी? सवाल ही नहीं। तो बंगाल में भी ये फ्लॉप शो होगा। बंगाल ही नहीं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा। बंगाल के अलावा यूपी की बात कर लीजिए। यूपी में भी हालात बदलने वाले नहीं है। यूपी में सिचुएशन क्या होगी ये देखिए जरा। यूपी में आप देखिए, बीजेपी को 62 सीट मिली थी, 80 में 62, 49.98% वोट, यानी लगभग 50% वोट। अब बाकी में बट गया सब कुछ। 5 अखिलेश को, 10 मायावती को और 1 सीट सिर्फ कांग्रेस को, वो भी रायबरेली की। अमेठी हार गए थे राहुल गांधी। वोट परसेंटेज देखिए, अखिलेश को 18.11, लगभग 18% वोट मिला। मायावती को लगभग 19.5% वोट मिला और प्रियंका और कांग्रेस को 6.36% वोट। अखिलेश यादव और कांग्रेस अगर चाहेगी मिलकर लड़ने को, वैसे कांग्रेस ने कहा है वो लगभग 27 सीटें चाहते हैं। अखिलेश पिछली बार 10 सीट देने को तैयार नहीं थे कांग्रेस को, उससे ज्यादा पे राजी नहीं थे। अब 27 मांग रहे हैं, जब 1 है तब 1 से ज्यादा थे, तब 27 नहीं दे रहे थे। तो अखिलेश यादव क्या कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे? क्या कांग्रेस को 10-5 सीटें देंगे तो कांग्रेस तैयार होगी? सवाल ही नहीं। बंगाल में भी उसी तरह जैसे यूपी में होने वाला है, फ्लॉप शो ही देखने को मिलेगा इस गठबंधन का। यही इशारा प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। वो जान रहे हैं कि ये मिलकर मोदी को हराने के लिए साथ नहीं आएंगे, इसीलिए वो कह रहे हैं ये इंडिया नहीं, घमंडिया गठबंधन है। सुनिए जरा। ये इंडिया गठबंधन नहीं है, एक घमंडिया गठबंधन है और इसकी बारात में हर कोई दूल्हा बनना चाहता है, सबको प्रधानमंत्री बनना है। मैं इसे भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि ईश्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्ताव लेकर आए। दो 2018 में भी ये ईश्वर का ही आदेश था, जब विपक्ष के मेरे साथी अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे। उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्ताव हमारी सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है। मैंने उस दिन कहा था, बल्कि ये उन्हीं का फ्लोर टेस्ट है। ये मैंने उस दिन भी कहा और हुआ भी वही। जब मतदान हुआ तो विपक्ष के पास जितने वोट थे उतने वोट भी वो जमा नहीं कर पाए थे। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शुभ होता है। आइए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्यों ये सारे मिलकर भी एक नहीं हो पाएंगे। जो बात मायावती ने कई दिन पहले कही थी कि ये हाथ तो मिलाते हैं लेकिन इनके दिल नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिल पाएंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके पीछे वजह है, मुंबई में बैठक से पहले ही खींचतान शुरू हो गई। अगली बैठक मुंबई में। दिल्ली से शुरू हुआ विवाद कई राज्यों में फैल चुका है। सभी दल प्रेशर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। मुंबई बैठक में संयोजक पर फैसला होना है। संयोजक कौन बनेगा, इसको लेकर गतिरोध है। सीटों के बंटवारे पर कोई बलिदान करने को तैयार नहीं।
नीतीश कुमार पटना से दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन राहुल खड़गे से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। पटना बैठक के बाद संयोजक की रेस में नीतीश आगे थे। बेंगलुरु बैठक से पहले ही एनसीपी में फूट हो गई। मुंबई बैठक से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराव बढ़ चुका है। सीट बंटवारे की बात होने पर हर राज्य में ऐसी स्थिति हो सकती है। दिल्ली, महाराष्ट्र के साथ उत्तर प्रदेश, बंगाल में भी टकराव होगा। बिहार, झारखंड में भी सीट बंटवारे पर खींचतान मचेगी। ऐसे में इंडिया गठबंधन कब तक रहेगा, इसी पर सबसे बड़ा सवाल है। अब आपको सुनवाता हूं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव साहब को। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। इस गठबंधन में ये जो टूट फूट मची है, इस पर भगदड़ मची है, और राम कृपाल जी क्या कह रहे हैं। ये सार्वजनिक विरोधाभास है, सबको पता है। उसके बावजूद इन सभी पार्टियों ने अब तक एक परिपक्वता दिखाई है। वो 2-3 बैठकें कर चुके हैं, चौथी बैठक होने वाली है। तो अभी तक तो सब साथ बने हुए हैं और ये विश्वास दिखा रहे हैं कि हम इन सब बाधाओं को और उलझनों को सुलझा लेंगे। अगर वो सुलझा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, कुछ वो करके दिखा पाएंगे शायद, लेकिन नहीं सुलझा पाते और बीच में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। तो उनके साथ ये एक स्ट्रक्चरल समस्या है जो उनको ही सुलझानी है। जो चीज़ बनी ही नहीं उसमें दरार कहाँ से होगी। इच्छा हुई थी लोगों की, अभी तक INDIA का सिवाय इसके कि मिल के चाय पिएं और ये तय करें कि हम सब साथ मिल के लड़ेंगे। इसके अलावा न तो उनकी कोई नीति आई है, न कार्यक्रम आया है, न सीटों का एडजस्टमेंट आया है। तो दरार तो है ही, मैं तो कहता हूँ एग्जिस्टेंस में ही नहीं है।